अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं एफएम 107 और मैं आपके साथ आपकी प्रेजेंटर माविश खान। आज थर्सडे है और आज के दिन हम वेट कर रहे होते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त से सेलिब्रिटी हमारे साथ होते हैं जिनसे हम खूब सारी बातें करते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं, आपको भी उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो आज हमारे साथ पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस मौजूद हैं, मिशी खान। और इनका तारुफ की मुझे बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये पहली दफा स्क्रीन पे नजर आई थी उसके बाद से इनकी जो धूम मची थी, तो आज तक लोग इनको, बहुत सारे लोग, मेरा ख्याल है इनके असल नाम के बजाय अभी भी इनको उरूसा कहते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्यूट मिशी खान मौजूद हैं और उनसे हमें बात करने का मौका मिलेगा। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच महविश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जितने सुनने वाले और देखने वाले हैं उनको मेरा खास सलाम। थैंक यू सो मच फॉर अरेंजिंग दिस। वो अलहदा बात है कि मैं अगर आउटडोर चीज़ों में स्टक थी, तो ये जो नए नए सिस्टम है ना, एक जगह बैठ के जूम और ये वो, चलें आज मुझे इसका भी एक्सपीरियंस हो गया। जी बिल्कुल मैम, और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और हमारे लिसनर्स भी बहुत खुश हैं जब से ये अनाउंसमेंट हुई है, तो बहुत मजा आने वाला है, मुझे पता है। अच्छा मैम, उरूसा की जैसे मैंने बात की, और जब उरूसा आया था तो उस वक्त हर जगह पे मतलब कहते हैं कि उस वक्त में रोड्स बिल्कुल सन्नाटा हो जाता था, लोग अपने घरों पे होते थे देखने के लिए। और आपको तो फेम, कोई इंतहाई फेम मिला था, मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को ऐसा फेम मिलता है। तो कैसे शुरू हुआ था सिलसिला? वो पहला आपका ड्रामा सीरियल था या उससे पहले भी आपने काम किया हुआ है? थोड़ा सा वो हमसे शेयर कीजिए। पहले तो मैं ये भी एक चीज जरा सा क्लियर करना चाहूंगी कि मैं भी बहुत छोटी थी तब, क्योंकि लोग मुझे यही कह रहे होते हैं जी हम इतने से थे तो आपका प्ले देखते थे, तो मैं भी इतनी सी थी। अगर आप दोबारा से एक्चुअली आजकल पीटीवी ने दोबारा से उसको लॉन्च किया है, दोबारा से जो आ रहा है पूरे दुनिया में देखा जा रहा है, सो उसमें आप देख सकते हैं। उससे पहले तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, दिस वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और मुझे उस वक्त बिल्कुल पता नहीं था, ना कोई फैशन होता था, ना कोई मेकअप होता था, और उसके बावजूद भी अभी तक लोगों को अगर इतना विविडली याद है तो कुछ तो मुख्तलिफ होगा, जिसकी वजह से लोग अभी तक याद रखते हैं उस प्ले को। एग्जैक्टली बिल्कुल, बहुत ज्यादा पॉपुलर। और फिर उसके बाद भी आपने जो काम किया वो सारे ही बहुत मतलब काबिले तारीफ है, और लोगों ने उस चीज को तो बहुत मतलब हमेशा जिक्र होता है, उरूसा उरूसा के नाम से आपको जाना जाता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहें, जैसे आपने कहा वाकई आप बहुत छोटी सी थी उस वक्त ना, तो कुछ अपने बचपन के बारे में, कुछ अपने घर के बारे में भी हमसे शेयर करें, फिर बताएं कि ये अपॉर्चुनिटी मिली कैसे थी आपको उरूसा की। देखिए, ये अपॉर्चुनिटी वैसे तो मैंने काफी सारे लोगों को पता ही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज, अखबारें जहाँ एक्सेट्रा सब में दिए थे, लेकिन रिवाइव कर देती हूँ कि बजिया अल्लाह बख्शे उनको, वो एक जमाने, उस जमाने में ढूंढ रही थी रूसा की लीड के लिए। तो हमारे जो नेबर्स हैं उनमें वो आई थी, तो वहाँ मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने वैसे ही कहा कोई ऑडिशन दे दो आके। तो उसके बाद मैंने जाके दिया ऑडिशन, और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी सारी लड़कियां के ऑडिशंस हुए हैं तो मुझे सिलेक्ट कर लेंगे। बस यहीं से कहानी शुरू हुई। कोई ऐसा प्री प्लानिंग या कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्लान करके चीज हुई हो, और मेरी लाइफ में मोस्टली जो है वो स्पॉन्टेनियस चीजें ज्यादा होती हैं। ग्रेट। तो फिर उसके बाद जब वो इतना हिट हुआ, इतना मैसिव हिट, इतना ज्यादा आपको शोहरत मिल गई होगी उस वक्त में, तो इतनी कम एज में आपको कैसा लगा? कैसे आपने उसको किस तरह से मतलब उस शोहरत को एक्सेप्ट किया? इतनी कम एज में जब इतनी ज्यादा मिल जाता है आपको, आप इतना फेमस हो जाते हैं, तो कुछ एटीट्यूड आ गया था या फिर आप मतलब इजीली उसको लेके चली साथ? जी, इजीली लेके ही चली हूँ, तो अभी तक चल रही हूँ। अगर एटीट्यूड आ जाता तो कब की गायब हो जाती मेरे ख्याल में। नहीं, इट डिडंट बॉदर मी एट ऑल। मैं एक्चुअली 10 साल की उम्र से ही बहुत समझती हूँ कि जो मुझे जो मेरी सोच है, जो मैं सोचती हूँ दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, नेचर के बारे में, वो मैंने उसको वैसे ही रखा है। और मुझे, क्योंकि शायद मेरे वालिदैन में, हमारे घर में एटीट्यूड, या जिन्होंने एक्चुअली, मैं साफ क्लियर अल्फाज में, कुछ जिन्होंने लाइफ में चीजें देखी भी होती है ना, वो फिर ऐसी होती और चीप चीजें करते नहीं है। तो मैंने ऐसी चीजें कभी देखी नहीं थी, तो मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं। चाहे वो रूसा का फेम हो, या उसके बाद भी मैंने जो भी चीजें की उसमें मुझे बहुत पसीराई मिलती थी। मैं शोज करती थी तो बहुत लोग, ऑटोग्राफ्स, ये वो, इंटरव्यूज, गिफ्ट्स, मतलब यू नेम इट, और मैं उस फेम से गुजर चुकी हूँ। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैंने कोई
गरूर खा लिया हो या एकदम से मुझे हो गया हो कि ओहो जी मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन वेरी ग्राउंडेड। कभी ऐसा बिल्कुल नहीं ऐसे ही अंदाजा भी होता है मैं आपकी मुझे पर्सनालिटी जानते हैं, से। जी जी। जो मुझे जानते हैं वो ऑब्वियसली दे नो दैट। और अब तो सारे लोग को पता ही है कि मेरे में उस तरह की जो क्या कहूंगी बहुत ही टैकी किस्म की चीजें नहीं है मेरे में। एग्जैक्टली हमने आपको हमेशा ऐसे ही बहुत हंसता मुस्कुराता बहुत हम्बल पाया। तो आजकल जब आप देखती हैं जो जो ड्रामा सीरियल्स आ रहे होते हैं उसमें हीरोइन आती है, पहले ड्रामे में अगर कोई हिट हो जाए, जबकि मुश्किल है आजकल के वक्त में, बहुत कम लोगों को ऐसा फेम मिलता है जैसे आपको माशाल्लाह से मिला था, लेकिन वो होता है आजकल, मतलब एकदम से कुछ दीवा टाइप पर्सनालिटी और वो बड़ा मतलब शो ऑफ कर रहे होते हैं। तो कैसा लगता है आपको ये देख के, क्योंकि जितना फेम आप लोगों ने लिया है वो आजकल उतना नहीं मिलता, फिर भी इसके बावजूद भी एटीट्यूड भी आ जाते हैं, बहुत ज्यादा नखरे और ये सब कुछ होता है, तो आपको कैसा फील करती हैं आप इसको देख के? नहीं, मैं फील तो कुछ नहीं करती, मुझे अफसोस ही होता है कि मैं ये कहती हूँ कि इन लोगों को पता नहीं है कि 2-3 साल या आजकल तो लाइफ वैसे भी किसी भी हीरोइन या हीरो की बहुत शॉर्ट है, क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत है, एक से एक आपके पीछे खड़ा हुआ है आगे आने के लिए। तो अब लाइफ स्पैन जो है वो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस का बहुत शॉर्ट हो गया है। तो 4 से 5 या 6 या मैक्सिमम 10 साल अगर आप करते हैं तो उसमें अगर आप इस तरह की चीज करेंगे तो वैसे ही आंख ओझल पहाड़ ओझल कोई याद थोड़ी रखता है, और कोई ऐसा कारनामा आजकल अंजाम दिया भी नहीं जा रहा कि आपको इतने सालों याद रखा जाए। क्योंकि कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा अब जो है बड़ी रन ऑफ द मिल स्टोरीज हैं, मतलब उसमें कंटेंट जब बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो वो चीजें ज्यादा देर तक आपको याद रहती हैं। जब कंटेंट जो है सतही होता है तो जैसे सतही गाने होते हैं, आप 5-6 दिन सुपर हिट होते हैं, उसके बाद आपको भूल जाते हैं वो गाने, आपको उनको याद होते ही नहीं है। तो मुझे अफसोस होता है, मैं कहती हूँ यार बेचारे अभी देखो इनको अभी नई खुराक मिली है तो उसके बाद थोड़ी बदअज़मी हो गई है, फिर बदअज़मी के बाद फिर यू नो देयर न्यूअर पीपल, बेटर पीपल, मोर गुड लुकिंग, मोर ब्यूटीफुल, जो आपको रिप्लेस कर देंगे। तो आपका अखलाक ही एंड में या आपका जो ह्यूमिलिटी है वो आपको देर तक जिंदा रखती है। और देखें अल्लाह ताला आपको ये इम्पोर्टेंस और ये जो आपको फेम है वो मिलता है, तो वो भी ऊपर देख रहे होते हैं कि कौन कितना हजम कर सकता है, तो फिर उसको उतनी ही उसमें रिटर्न मिलता है। मुझे अफसोस भी होता है, मैं कहती हूँ देखिए आपको पता नहीं होता क्या बैकग्राउंड्स हैं जहाँ से आजकल लोग आते हैं, खवातीन और हजरात, उनको पीछे से बहुत, और मैं बताऊं वो शायद बिल्कुल ठीक होते हैं, उनके इर्द गिर्द के जो एडवाइजर्स होते हैं ना वो उनको बिल्कुल दबो देते हैं, बहुत सारों को, ऐसे करो वैसे करो, उससे बात ना करो, उसका फोन ना उठाओ, कॉल फलाना करो। तो बेसिकली एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की अपनी एक सोच नहीं होती है। मैं कभी भी मुझे कोई कहता था फलाने से बात ना करो तो मैं उसको देखती थी, मैं कहती थी हु आर यू टू टेल मी दैट, इट्स माय डिसीजन। तो ये भी है कि जो आपके एडवाइजर्स होते हैं वो आपको बहुत हार्म करते हैं इस मामले में। एग्जैक्टली। मैम मैं आपसे पूछ रही थी कि उस वक्त इतनी कम उम्र में जब आप सारी चीजें माशाल्लाह से एक के बाद एक ड्रामा आपने हिट दिया है, पीटीवी के दौर था, इतना ज्यादा फेम आपको मिल रहा था, तो किस तरह से मैनेज कैसे करती थी आप? मैं जी खुद से मैनेज करती थी। मैं हमारे पास तो कोई ना कोई मैनेजर होते थे ना हमें कोई कपड़े स्पॉन्सर होते थे। रूसा में अगर आपने मेरे कपड़े देखे हो तो वो अल्लाह बख्शे फातिमा सुरैया बजिया साहबा की सिस्टर है जो कि डिजाइन करती हैं, ओरिएंटल फैशन के नाम से उनकी अपनी सिस्टर बड़ी। तो उन्होंने जो वो स्पेशली मंगनी वाले कपड़े थे वो बड़े खूबसूरत, जो पेशवाज था, और बाकी जो बाकी मेरी अम्मी ने मुझे कपड़े बना के दिए थे वो मैंने पहने थे उसमें। और उसके बाद कोई हमें ऐसा वो फैसिलिटीज नहीं मिलती थी जो कि आजकल सबको मिलती हैं, कि सुबह बस सिर्फ नहा धो के आए, मेकअप किया, कपड़े सारे लटक रहे हैं, चूज किए, ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, साथ में मैचिंग जूते। तो ये फैसिलिटीज नहीं थे, वी हैड टू टेक एवरीथिंग फ्रॉम होम। और फिर उसकी क्वालिटी याद रखना कि अच्छा उस सीन में वो पहना था, फिर वो बाहर आउटडोर जब होगा तो वो वाला कौन सा कपड़े थे वही वाले याद लिखने पड़ते थे। तो बेसिकली मैं समझती हूँ कि वो वाला जो 90s का एंड था, मिड 90s से 90s का एंड, उसमें हम लोगों ने जो भी उस वक्त खवातीन काम कर रही थी उन्होंने आजकल की जो लड़कियों को फैसिलिटीज हैं
वो हमने उनके लिए रास्ता हमवार किया था, और अब वो उस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि अगर शायद हम लोग उस वक्त ना करते, क्योंकि दुपट्टा पॉलिसी भी थी, रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत हमने रिस्ट्रिक्टेड उसमें काम किया, क्योंकि जनरल ज़ियाउल हक के दौर के बाद लेट 80s के बाद वो जो उसके असरात थे वो जाहिर है पे आए। फिर वो हमने किए, फिर अखबारात में फलाना ने लिख दिया, इसने लिख दिया, उसने लिख दिया, तो ये सब चीजें मैंने खुद ही डील किया। मैं आपको सही बताऊं, आई एम नॉट मतलब मैं अपने वो नहीं कर रही, अपनी तारीफों के पुल नहीं बांध रही, बट मैंने सब कुछ खुद मैनेज किया था। बल्कि मैंने तो उस वक्त गाड़ी भी खरीद ली थी, बिकॉज मेरा सुपर हिट सीरियल हुआ था। फिर अल्लाह बख्शे जो मोइन अख्तर साहब हैं, वो एक स्टेज प्ले कर रहे थे इन कराची, बेबिया मोइन अख्तर, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि भाई 15 दिन का प्ले है, तो फर्स्ट टाइम कोई टीवी की अदाकारा जो है वो स्टेज पे काम करेगी। तो मैंने कहा ओके, मैं कर लेती हूँ। वो मैंने किया, तो उसमें मुझे बहुत हैंडसम अमाउंट मिला था उस जमाने के लिहाज से, तो मैंने उसको खरीद ली। तो उस टाइम में गाड़ी मेरे पास होती थी, ये नहीं कि मैं ये बोस्ट कर रही हूँ कि मेरे पास भी गाड़ी, कि मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मेरी अपने पे चेक से मैंने गाड़ी खरीदी, और उसमें से जो बच गए थे वो मैंने बैंक अकाउंट में रखे, और इतना बरकत वाला टाइम था वो, दैट रूसा में भी मुझे कोई इतना हैंडसम चेक नहीं मिलता था, बट पता नहीं हम लोग बड़े खुश थे उस सिनेरियो में। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने माशाल्लाह से एक के बाद एक हिट सीरियल आपका, जैसे माशाल्लाह ये वाला सीरियल तो रूसा तो था ही, वो तो सबको पता है। उसके बाद टोबा टेक सिंह और बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, इसके साथ ही आपका बारिश के बाद और बेशुमार इस तरह के सीरियल, जहर आपका बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो इन सब को सॉरी क्या कह रही हैं, सॉरी कंप्लीट करना जी, इन सब सीरियल्स मतलब जो आ रहे थे, एक सबकी कहानी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपने जब भी किसी ड्रामे का इंतखाब किया, तो आपकी नजर में सबसे पहले क्या होता था? आप क्या पूछती थी किसी ड्रामे को लेते हुए कि कास्ट में आपके साथ कौन है, या राइटर कौन है, किसने लिखा है, या आप डायरेक्टर को मतलब इम्पोर्टेंस देती थी? किस चीज को प्रेफर करती थी सबसे ज्यादा? चारों चीजें हैं। सबसे पहले तो मैं पूछती थी कि लिखा किसने है, क्योंकि राइटर हैज टू बी वेरी गुड। मैंने 2, 4, 5 वो रन ऑफ द मिल भी किए हैं, ऐसी बात नहीं है। उसमें हमें हैंडसम अमाउंट मिल रहा होता था, लेकिन ड्रामा थका हुआ होता था, वो भूल भी गए लोग। काफी सारे ऐसे भी किए, लेकिन वो फिर एक कॉम्पनसेशन होती है ना। देखें, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर आप 4 सुपर सीरियल्स करते हैं, तो उसमें से 2 एक्स्ट्रा इधर उधर के भी करने पड़ जाते हैं। कोई ऐसा नहीं उसमें हार्ड एंड फास्ट रूल होता। ज़ाहिर है आप कोई गाइड करने वाला नहीं होता, कोई आपको वो नहीं होता असिस्ट करने वाला इन योर करियर। उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो हाँ, मैं सबसे पहले राइटर, फिर डायरेक्टर, फिर कास्ट, फिर बजट ऑफ कोर्स। सही। तो इतनी आपने माशाल्लाह से अच्छे राइटर्स के साथ और इतने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ उस वक्त काम किया है, तो आज के वक्त में की जो कहानियां हैं, उस वक्त की कहानियों में आपको क्या फर्क नजर आता है? मुझे कुछ फर्क ही नहीं नजर आता एक्चुअली कोई। पहले ना आप ड्रामा देख के राइटर के डायलॉग से बता देते थे कि यह फलाना राइटर हो सकता है, इतने जबरदस्त डायलॉग्स लिखे हैं। लाइक मैंने नूरुल शाह साहिबा, जो कि पाकिस्तान की सबसे नामवर राइटर है, उनका प्ले किया। फिर फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का किया, अमजद इस्लाम अमजद साहब का किया, और फिर बेतहाशा अनवर मकसूद साहब के साथ काम किया। और बेतहाशा ऐसे अमेजिंग राइटर्स थे। आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें मैंने की हैं, तो वो थोड़े से मेरे दिमाग से निकल गए। बट ये राइटर्स की राइटिंग ना मुख्तलिफ होती है एक दूसरे से। अब जब आप फिल्म देखते हैं ना, तो आपको 1 या 2 राइटर शायद डिफरेंट आपको लगेगा, हाँ ये वो राइटर हो सकता है। सारे मिक्स हो गए हैं। इट्स लाइक अ फैक्ट्री बन गई है आप। माफ कीजिएगा। तो मुझे मैं तो आई थिंक लकी हूँ, और हर एक को राइटर अच्छा होना चाहिए। और डायरेक्टर, देखिए राइटर तो अपना पूरी चीज लिख देता है ना, अब डायरेक्शन जिसने देनी है, स्क्रीन प्ले जिसने करना है, उसकी इम्पोर्टेंस तो सबसे ज्यादा है। वो कैसे प्रोजेक्ट करेगा कैरेक्टर को। डायरेक्टर सबसे इम्पोर्टेंट होता है in television medium and of course film.
कंटेंट तो होता ही है, लेकिन कंटेंट बहुत अच्छा हो और जो डायरेक्टर है वो वीक हो या उसको उस तरह प्रोजेक्ट ना कर सके जैसे राइटर ने अपने दिमाग में क्रिएट किया है, वो भी फिर फ्लॉप हो जाती है। सही। माशाल्लाह से एक्टिंग के साथ साथ होस्टिंग भी की, ये एक्सपीरियंस आपका कैसे रहा? कैसे ख्याल आया? किसी और का आइडिया था या आपको लगता था कि आप बहुत अच्छी होस्ट भी बन सकती हैं? जी थैंक यू, बड़ा अच्छा सवाल है आपका महविश। मैंने पीटीवी से ही स्टार्ट कर दी थी, लेकिन उस वक्त मैं रेगुलर नहीं करती थी। जिस तरह कोई उनका 30th एनिवर्सरी थी उनकी, वो मैंने शो लाइव होस्ट किया। उसके बाद बहुत सारे और म्यूजिकल शोज मैंने होस्ट किए, एक गो में नहीं, जिस तरह महीने 2 में 1-2 हो जाते। फिर जो कराची में कंपनीज के शोज होते थे जिसमें सजाद अली, अली हैदर और जितने सिंगर्स होते थे होस्ट के, या आपका अली अजमत, तो उस जमाने में शोज बहुत होते थे कराची में। जी बिल्कुल, कमर्शियल शोज, वो भी होस्ट मैं कर लेती थी। तो इस तरह करते 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 वो कराची सेंटर जो पीटीवी है वहां से मॉर्निंग शो था राइज एंड शाइन, वो मैंने 1.5-2 साल किया। बल्कि वो जीएम है अब पीटीवी में, अमजद शाह साहब, उनके साथ वो प्रोड्यूसर थे तब। फिर वो किया। फिर उसके बाद मैं एयरलाइन में चली गई थी 2000 में दुबई। फिर मैंने 7 साल वहां पे जॉब की और दुनिया देखी, और फिर उसके बाद मैं वापस आई। तो वापस आते ही फिर मैंने प्लेस का मेरे में मिजाज नहीं था, क्योंकि मुझे टाइम पे चीजें करना की आदत हो गई थी। तो मैंने वाइब टीवी पे 2 साल एक शो किया था, रात को 10 से 12 बजे तक, लेट नाइट शो विद मिशी खान, 2 साल किया था। वो करने के बाद फिर मैं इस्लामाबाद एक शादी पे आई। तो इस्लामाबाद में जो K2 टीवी है, इनके एक प्रोग्राम में एज ए गेस्ट गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा जरा मुख्तलिफ सिटी में भी काम करना चाहिए, मुख्तलिफ लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। तो उनका मॉर्निंग शो शुरू हो रहा था, तो मुझे उन्होंने कहा, फिर मैंने उनके साथ हमारी बड़ी अच्छी एक बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मैंने K2 टीवी से स्टार्ट किया था 2013 में, 12 के दिसंबर, और 13 शुरू हो गया था। उसमें स्टार्ट किया था K2 सहर मिशी खान के साथ। फिर उसको मैंने किया टिल 2020 तक। कितने साल हो गए? 8-9 साल। फिर उसके बाद अब वो इवनिंग शो हो गया है। अब वो इवनिंग में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आता है शाम में 9:30 पाकिस्तान टाइम से लेके 11 बजे तक इवनिंग में हो गया। उस शो का नाम है द मिशी खान शो। तो वो बस मुझे अब लोगों से इंटरेक्ट करना, लाइव करना, उसमें टाइम नहीं वेस्ट होता। एक एनर्जी आपकी होती है जिसमें आप, जैसा रिकॉर्ड करने में और लाइव करने में बहुत फर्क है। तो मेरा लाइव शो होता है ना, आई जस्ट लव इट। उसमें मैं एक यूनिक चीज जो ये है कि मैं एक डिश बनाती हूँ, उसमें कुकिंग खुद करती हूँ मैं, लोगों के साथ, लोगों की कॉल्स, गेस्ट, मजा, गपशप, ये वो, और कहानी खत्म। सही। तो इतने पीक पे आपने अपने करियर के, जब आप एक्टिंग कर रही थी और इतने अच्छे आपको सीरियल्स ऑफर हो रहे थे और आप जरूरत थी इंडस्ट्री की, उस वक्त आप छोड़ के एयरलाइन की तरफ क्यों गई? ये पैशन था? हर शोबे में ना आपको अगर रूज होता है तो उसका जवाल भी होता है। तो हर चीज पीक पे ना आपको उस वक्त मजे से क्विट करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि लोग आपको डंडे सोटे मार के निकालें या बुरा भला कहें कि भाई खुदा के वास्ते पीछा छोड़ दो। तो पीक पे आपने अच्छा काम किया हुआ है, तो जिंदगी एक अगर आपको मिलती है ना, तो उसमें डिफरेंट एवेन्यूज आपको जरूर डिस्कवर करने चाहिए। आपको मतलब, मैं अगर कोई प्रोफेशनल होती ना, डॉक्टर, इंजीनियर या XYZ, तो मैं कहती यार ये मेरा प्रोफेशन है, मुझे जिंदगी भर यही करना है। मेरा प्रोफेशन एक्टिंग, मुझे प्रोफेशन नहीं था वो मेरा पैशन था। फिर मैं मुझे शौक था दुनिया घूमने का। तो इससे बेहतर क्या चीज है कि अगर आप स्टुअर्डेस बने या कैबिन क्रू बने, तो आप साथ में काम भी करते हैं, लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, सीखते भी बहुत है, कल्चर्स, और दुनिया में फ्री में घूमते भी हैं। वो करके फिर मैं वापस आई। तो एक लाइफ में आपको एटलीस्ट 2-3 जिंदगियां जरूर जीनी चाहिए, अगर आप प्रोफेशनल नहीं है तो। सही। अच्छा, थोड़ी देर पहले आप बात कर रही थी म्यूजिक शोज की, और मुझे याद है कि आपने काफी सारी उस जमाने में म्यूजिक वीडियोस भी किए हैं। अली हैदर का बड़ा जबरदस्त गाना है जिसके ऊपर आप आई थी एज अ मॉडल। तो आपका अपना फेवरेट सिंगर कौन था? म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? देखिए, म्यूजिक से तो मुझे नॉट दैट, मैंने खुद भी 3 सॉन्ग्स गाए हैं। जब मैं दुबई थी तो मैं
अफोर्ड कर सकती थी अपने गाने को खुद से फाइनेंस करना और उसका खुद का वीडियो बनाना, बिकॉज ज़ाहिर है आप डिफरेंट करेंसी में कमा रहे होते हैं। तो मैंने एक माइया सॉन्ग बनाया था जो कि बहुत चला था, वो मेरे माइया, बिल्कुल राजा और राजा था, वो मैंने दुबई में ही शूट किया था। फिर एक था कर ले हम दोस्ती, वो भी आमिर मलिक हैं, बड़े अच्छे एडवर्टाइजिंग के, उन्होंने डायरेक्ट किया था। 3 वीडियोस मेरे इंडस म्यूजिक पे आए थे। उसके इंडस म्यूजिक भी था, MTV भी होता था, अब तो खैर म्यूजिक चैनल्स ना होने के बराबर हैं। तो वो मैंने 3 अपने वीडियोस खुद से बनाए थे, गाया भी था। जहाँ तक सुनने की बात है, जरूरी नहीं कि आप अगर बहुत अच्छा गाएं तो आप अगर आप गाना ना गा सके तो आपके कान सुरीले नहीं हो सकते। मैं वर्ल्ड म्यूजिक मैंने बहुत सुना, पाकिस्तान में बहुत अच्छे मुझे अगर मैं कहूँ कि अली अजमत, मुझे सोशल सर्कस उनका जो एक इंडिविजुअल एल्बम आया था वो बहुत पसंद आया था, मेरे फेवरेट सॉन्ग्स थे। सजाद अली के मुझे अमेजिंग, उनके साथ मैंने शोज भी बहुत किए हैं कराची में। और इसी तरह जो इंडस म्यूजिक पे सिंगर्स आते थे, सीक्वेंसर्स होते थे, फिर तन्हाई में चैन न आए, और फिर उस तरह के सिंगर्स बहुत सारे थे जिनको बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था। फिर उसके अलावा यासिर अख्तर थे, हर एक का एक मुख्तलिफ स्टाइल था गाने का। लेकिन ऑब्वियसली उनमें से जो प्रॉपर सिंगर्स थे उन्होंने लास्ट किया, जिस तरह सजाद अली हैं, अली अजमत हैं, अली हैदर आई थिंक चले गए। उनके वीडियोस में मैंने एज अ मॉडल काम किया था, पुरानी जीन्स और वो एक शादी वाला दिल वाले हैं हम तो दिल देख के जाएंगे, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा। 3 वीडियोस में मैंने काम किया था। आई थिंक म्यूजिक हमारा पाकिस्तान में वाज अमेजिंग, तब भी आज भी। आतिफ असलम थे, लेकिन उसके जिस तरह ये इंडस म्यूजिक टाइप का प्लेटफॉर्म था ना, इंडस म्यूजिक जो गजनफर साहब हैं, उन्होंने बहुत प्रमोट किया था म्यूजिक को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, वीडियो मेकर्स को। उनका बेसिकली गजनफर अली साहब जो थे, उन्होंने सबसे पहला जो प्राइवेट चैनल था ना, इंडस टीवी, वो उनका था। और उन्होंने शेफ से लेके सिंगर्स, डायरेक्टर्स, सबको बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। ये आज मैं जरूर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत यंगस्टर्स को प्रमोट किया। आज बहुत सारे जो है डीजेज और ये वो उन्हीं की पैदावार है। बिल्कुल सही बात है। और इस तरह के अब मतलब जो लोग हैं ना, वो हैं भी नहीं, क्योंकि उन्होंने जो अपना इंडस टीवी की अगर हम बात करें तो उन्होंने म्यूजिक, बच्चों के प्रोग्राम्स और सारे मतलब हर तरह के प्रोग्राम्स, सब कुकिंग शो, ये गुलजार है और ये सारे लोग पहले उधर ही आते थे शो में, उनके चैनल पे। फिर आस्ते आस्ते जाहिर है उनको और चैनल्स भी कांटेक्ट करते थे, लेकिन उन्होंने बहुत स्टार्स पैदा किए, स्टार मेकर ही कहूंगी। एग्जैक्टली बिल्कुल। अच्छा, सिंगिंग की भी आपने बात की थी, थोड़ी देर में मैं चाहूंगी कि अगर आप हमें कुछ थोड़ा सा सुना भी दें, लेकिन उससे पहले एक गेम की तरफ आते हैं। जी ठीक है, मैं आपको ऑप्शन दूंगी, 2 में से एक आपने चूज करना है। तो पहला जो है एक्टिंग और होस्टिंग। अगर आपको मैं दूं इसमें से ऑप्शन कि आप सिर्फ एक काम कर सकती हैं, तो आपकी क्या प्रेफर करेंगी, एक्टिंग को या फिर होस्टिंग को? होस्टिंग को, सही। अच्छा, सिंगिंग करना चाहेंगी आप या फिर मॉडलिंग? दोनों नहीं करना चाहूंगी। ओके, देखिए हर चीज की एक लिमिट होती है। हाँ, एज अ पर्सनालिटी अगर मुझसे कोई शूट करवाते हैं कि एज निशी खान आपने हमारे कपड़ों को वो करना है, या मतलब वो कहते हैं ना आपने एक कैंपेन करनी है फॉर बिजनेस पर्पस, तो ठीक है, वो मैं कर लूंगी। लेकिन कैटवॉक पे मॉडलिंग, हाँ, शो स्टॉपर को मेरी दोस्त कर रही है तो उसके कपड़े पहन के चले गए तो इट्स फाइन, बट वैसे एज अ मॉडलिंग तो नहीं। ओके। अच्छा, आपने मूवीज में भी काम किया है, तो अगर अब आपको ऑप्शन मिले कि आपने सिर्फ मूवीज करनी है या फिर टीवी, तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा आपका? देखिए, मैं दोनों को बहुत जबरदस्त समझती हूँ। लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट किया था एज एन एक्टर, वो था जानान, अगर आपने देखी हो। बिल्कुल देखी है, जो मूवी थी जी। मेरा कैरेक्टर बहुत अच्छा था, मुझे बड़ा मजा आया, मुझे टीम के साथ मजा आया, मुझे पूरा पैकेज डील थी वो बड़ी अच्छी थी। खाली एक्टर जो है वो अपने कैरेक्टर के साथ कितना भी इंसाफ करे, अगर आपकी टीम और आपकी पैकेज पूरा ओवरऑल अच्छा नहीं है तो वो फिर जो एक्टर है उसकी साख भी खराब होती है कि क्यों किया, ये ना ही करते तो बेहतर था। तो मैं समझती हूँ कि मुझे अच्छा कैरेक्टर मिलेगा, अच्छी टीम होगी, सपोर्टिंग कास्ट अच्छी होगी,
तो इंसान को मैं करूंगी। लेकिन मुझे वैसे कोई कहे कि बस आप एक्टिंग शुरू कर दें और जाएं कराची और जाके शुरू हो जाए, तो शुरू तो मैं हो जाऊंगी। मुझे आज भी अगर मैं वहां जाऊं तो मैं एक करूंगी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, तो मैं 10 सीरियल्स में आ सकती हूँ एक टाइम में। लेकिन मुझे वैसे करना नहीं है अपने साथ, क्योंकि मुझे अपने आप को भी तो फेस कर रहा है ना। एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपनी नजरों में बेहतर होना चाहते हैं, लोगों की नजरों में तो आप होते ही ना, लेकिन अपनी नजरों में फिर आपको बड़ा वो मैं 10 to 10 वाला कैरेक्टर अच्छा हो। देखिए मैंने पुराना काम किया हुआ, लोग मुझे उससे जानते हैं। अब आज वो मुझे कहते जी आपने फलानी चीज क्यों की, ये आप क्यों आपने इस ड्रामे में हिस्सा लिया जिसमें रेप दिखाया हुआ है या XYZ, तो आई कांट आंसर दोस क्वेश्चंस। सही। अच्छा, टीवी और फिल्म में फर्क कितना महसूस हुआ आपको, क्योंकि आपने एक तवील अरसे तक टीवी पे काम किया था, फिर फिल्म में जाना, तो कितना फर्क है इन दोनों मीडियम्स में? या टीवी में आपके पास कैमरा ऑप्शन ज्यादा होती है, उसमें सिर्फ एक कैमरा होता है, अगर आपने मुंह इधर फेरा तो फिर आपको इधर से शुरू करना होगा, उसमें टाइम ज्यादा लगता है शूट करने में। फिल्म में, टीवी ड्रामा में क्योंकि कैमरास आप ज्यादा ले सकते हैं, 1 से 2 कैमरे 3 कैमरे भी ले लेते हैं, तो उसमें काम जल्दी होता है। That's the only difference. ओके, राइट। अच्छा वसीम तबस्सुम, अब लिसनर्स के सवालों की तरफ भी मैं आ जाती हूँ साथ साथ, और फिर दूसरी चीजें भी आपसे पूछते रहेंगे। वसीम तबस्सुम ने आपसे सवाल किया हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। पहले तो मैं मिशी खान साहिबा को बता दूं कि मैं उनका बहुत पुराना और बहुत बड़ा फैन हूँ। जब आपका उरूसा ड्रामा आया था, जी, जब आपका उरूसा ड्रामा आया था तो आपकी ब्यूटी और इनोसेंट फेस से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, और मैंने उस वक्त अपनी एक ओपिनियन बुक बनाई थी और उसमें फेवरेट एक्ट्रेस में आप ही का नाम लिखा था। that's so sweet. बहुत शुक्रिया इनका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल है, जी जी बिल्कुल, इनका सवाल ये है कि आप मल्टी टैलेंटेड हैं तो आप डायरेक्शन की तरफ क्यों नहीं आए? क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हर चीज का इंटरेस्ट होता है ना। कुछ लोग कहते हैं ना आप बेकरी खोल लें, अच्छा कोई कहता है मैं कुकिंग अच्छी करती हूँ, आप केटरिंग स्टार्ट कर दें, अच्छा भाई मैं अपना मेकअप अच्छा करती हूँ तो कहते हैं ब्यूटी पार्लर खोल लें। तो मैंने कहा कुछ लोगों की बिजनेस एप्टीट्यूड होता है, कुछ लोगों का नहीं होता। डायरेक्शन इज नॉट माय कप ऑफ टी। देखिए कहेंगे सब लोग ये कर ले वो कर ले, कहने पे ना जाएं, अपनी कैपेबिलिटी देखें। मेरी कैपेबिलिटी है नहीं कि मैं लोगों को जो है डायरेक्ट करूँ, ये बड़ा एक मुश्किल काम है। शायद मैं कर देती, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है डायरेक्शन। सही। अच्छा अगर आपसे मैं पूछूं कि आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में खुद से किस तरह से डिस्क्राइब करेंगी, मिशी खान किस तरह के मिजाज की हैं, तो आप क्या बताएंगी हमें? सिंपल, फनी, कॉम्प्लिकेटेड। ओके, और कुछ मूडी? नहीं कॉम्प्लिकेटेड। मूडी, देखिए मूडी तो हर कोई होता है, वो अपना मूड इसलिए नहीं शो करता क्योंकि उन्होंने वो मुंह पे एक लिबादा ओढ़ा होता है ना, कि हर कोई उनको हर वक्त जो है हंसता हुआ देखे। हर वक्त तो ना कोई हंस सकता है, और कोई अगर कहता है नहीं जी सुबह से रात तक आप पॉजिटिव रहे, तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इट्स नॉट। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात है। कोशिश कर सकते हैं, बट आपकी देखिए 24 घंटे खुश कोई भी नहीं रह सकता, और कहना भी नहीं चाहिए। कोई डिप्रेस भी होता है, कोई डाउन भी होता है, कोई गुस्से में भी आता है, कोई खुश भी होता है, फनी भी होता है। तो ये सारे हमारे इमोशंस हैं जो इंसानों के साथ होते हैं। अब मुझे लगता है सोशल मीडिया और इसकी वजह से आप 24 घंटे कैसे खुश रह सकते हैं? राइट। अच्छा कुछ सवाल आपके पर्सनली आपके हवाले से हम जानना चाहेंगे। पर्सनल रैपिड राउंड है ये हमारा। आपकी स्पीड डायल पे किसका नंबर रहता है? किसकी स्पीड डायल पे? आपकी स्पीड डायल पे आपके फोन की किसका नंबर रहता है? सबसे ज्यादा बातें किससे करती हैं? अम्मी। ओके, राइट। आप कितने बजे तक रात में सो जाती हैं? जब नींद आती है। ओके, राइट। अगर आपकी लाइफ पे कोई किताब लिखी जाए तो आपके हिसाब से उसका उन्वान क्या होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। मिशीज मेमोइर्स। ग्रेट। अच्छा ऐसी कोई आपकी हॉबी जो अब तक किसी को पता ना हो या बहुत कम लोग जानते हैं?
पेट्स, ओके। डॉग्स, मेरे पास पेट्स हैं। एक वो मेरी हॉबी है। दूसरी मेरी हॉबी कुकिंग करना भी है। तीसरी मेरी हॉबी जो है वो दरख्त लगाना है। दरख्त लगाना, वाओ ग्रेट, जबरदस्त हॉबीज। अच्छा, ऐसा कोई किस्सा जब आप लोग सब बहन भाई बैठते हो, बचपन का कोई आपका किस्सा, तो वो लाजमी डिस्कस होता हो, हर दफा आप लोग बहुत इंजॉय करते हो उसको? यार नहीं, मेरे और मेरे भाइयों में एक्चुअली एज डिफरेंस बहुत है, तो वो लोग मेरा कोई किस्सा डिस्कस कर लेते हैं। मतलब मेरे भाई मुझसे काफी बड़े होते हैं, ऑल मैरिड विद ग्रोन अप किड्स। तो मेरे से जो बड़े भाई हैं उनमें जो एज डिफरेंस है वो 15 साल का है। अच्छा। उससे बड़े 16 साल का, उससे बड़े 17 साल का, इस तरह का। कोई आपको अपनी बचपन की शरारत याद है जो आपने की हो और आज भी मैं तो आज भी करती हूँ, ऐसी बात नहीं कि बचपन की याद हो मुझे। आज भी मैं अपने चाइल्डहुड को मैंने हमेशा अलाइव रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, जहाँ मुझे जरूरत होती है वहां पे जाहिर आपको अडल्ट बनना पड़ता है, लेकिन आई कीप माई चाइल्ड इनसाइड मी अलाइव। सही। किस बात पे आपको गुस्सा आ जाता है? गलत बात पे, और गपौड़ियां मारने पे। मुंह पे नहीं, लोग गपौड़ियां मारते और आपको समझ लेते हैं आप स्टूपिड है, आपको पता नहीं है। वो आपको ना उल्लू बनाने वाले जो होते हैं। बहुत सही। और कोई ऐसा फूड आइटम है जो आप रोज आना खा सकती हो, या सबसे ज्यादा आपको पसंद कौन सी डिश है? मुझे जो रोज मैं खा सकती हूँ तो भिंडिया। भिंडिया, वाओ। और अंडे। टिंडे, अंडे, अंडे, ओके राइट, अंडे और भिंडिया, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, और दूसरा एक जो आपका नाम है मिशी, तो इसको लेके भी लोगों में काफी तजस्सुस है कि ये आपका असली नाम यही है, कैसे नाम रखा गया था आपका, क्योंकि कम सुनने में आता है। महविश ये मेरा निक नेम है, बचपन का नाम होता है। असली नाम मेरा डिफरेंट है। ये मेरा निक नेम है, मेरे भाई ने रखा था जब मैं पैदा हुई थी, छोटी थी। तो मेरे जो सबसे बड़े भाई हैं दावर भाईजान, उन्होंने रखा था। तो बस वो आहिस्ता आहिस्ता मिशी 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 करते बस वो, फिर वो मैंने स्क्रीन नेम भी मेरे लिए यही ठीक रहा, इजी था बहुत, तो इसलिए यही रखा। सही। अच्छा, आपका पठान फैमिली से बिलोंग करती है ना, तो आप जब आपने ज्वाइन कर लिया था शोबिस, तो आपकी फैमिली मतलब मुझे लगता है मॉडर्न फैमिली थी, उन्होंने एक्सेप्ट तो कर लिया होगा, या कोई किसी किस्म की कहीं से मुश्किल कोई इस तरह की बात सुनने को मिली थी कि नहीं तुम शोबिस ज्वाइन नहीं कर सकती, या कुछ रुकावटें आपने फेस की? नहीं, एक्चुअली मैंने काम जिनके साथ किया था उनका माशाल्लाह से इज्जत और नाम और उनकी रेपुटेशन ऐसी थी कि कोई भी पाकिस्तान की फैमिली होती तो वो मना ना करती। एक तो पाकिस्तान का टेलीविजन था, फिर फातिमा सुरैया बजिया थी, फिर कासिम जलाली साहब थे, फिर इतने जबरदस्त नाम, शकील साहब, गजाला कैफी, इनके साथ कौन मना करेगा आपको काम करने के लिए, या किसको बुरा लगेगा, या कौन कहेगा कि वो इससे तो हमारा नाम खराब होगा। और मैं आपको बात बता दूं, ये रिकॉर्ड पे मुझे बहुत ऐसी ऐसी चीजें ऑफर हुई हैं, आज की नहीं, जब मैं अपने पीक पे थी, कि अगर मैं वो कर लेती ना तो मैं शायद आज की जो लेडीज जो बहुत मशहूर हैं उनसे बहुत ज्यादा मशहूर हो जाती, बहुत ज्यादा मशहूर होती। मुझे बहुत ऐसी ऐसी चीजें ऑफर हुई थी, फिल्में भी, शूट्स भी, बोल्ड शूट्स भी, बोल्ड अटायर भी, बट वो मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरी बॉडी जो थी वो कोई जिसमें कोई कांटे या सींग लगे हुए थे, ऐसी बात नहीं है। मैं पहनती तो शायद मैं बहुत ज्यादा जो है लाइक की जाती, या होता है ना आपकी फैन फॉलोइंग डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो मैंने खुद बना करती थी मैं, और शायद उसकी वजह से मैं काफी थोड़ी पीछे भी रह गई, क्योंकि मुझे होता था नहीं कपड़े कौन से हैं। मैंने फिल्में भी की तो मैं कपड़ों पे बड़ा ध्यान देती थी, नहीं मैं रिवीलिंग कपड़े नहीं पहन, मैं स्लीवलेस नहीं पहन सकती, मैंने अभी तक स्लीवलेस कभी भी नहीं पहना इतने सालों में, दुबई में भी नहीं पहना, क्योंकि मुझे ये नहीं कि मुझे मेरी अम्मी या मेरे भाई या उन्होंने मना किया हुआ था, इंडिपेंडेंटली पहन सकती थी। मुझे बस अच्छा नहीं लगता कि मैं स्लीवलेस पहन के मैं क्या मतलब क्या करूं, उसका फायदा क्या है होगा मुझे,
नहीं इसलिए मैम, मैंने यही बहुत वजह है। ऐसी कैंपेन्स जो हैं, ऐसी बहुत सारी एड्स जो थे, लेदर के एड्स थे बाहर के लिए, लेदर के नहीं होती, कैटलॉग्स होती कि जी स्कर्ट पहनने हो। तो मैंने कभी ऐसी कोई चीजें पहनी नहीं है। नॉट दैट मुझे दूसरों के ऊपर कोई एतराज है, देखे जिसकी जो मर्जी आए पहने, पहने ना पहने, मेरी तरफ से कोई नहीं, बट मैं अपना बता रही हूँ बस उधर, क्योंकि लोग फिर समझ रहे होते हैं कि मैं उनपे कुछ तनकीद कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं है। वो कोई पहने ना पहने, उल्टे लटके, रस्सी से लटके, मुझे उसका नहीं है। मुझे अपना था, क्योंकि मेरी एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत सारे बुजुर्ग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। दिल मेरा बड़ा था, देखिए मैं भी यंग थी, मेरा भी था नहीं यार ये करते हैं, फिर मैं कहती नहीं कर सकती, फलाना ये कहेगा, मेरी अम्मी की जो फुप्पी हैं लाहौर में वो फलाना बोलेंगी, उनकी जो खाला है वो ये बोलेंगी, बिकॉज मेरा खानदान बहुत माशाल्लाह बड़ा है, पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। तो मैंने उन सैक्रिफाइस किया बहुत सारी चीजों को, जो कि आज लोगों को शायद लगता नहीं कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें ऑफर हुई थी कि मैं फिल्में एक से एक, वो मुझे फिल्मों कहते ऐसे कपड़े, मैं कहती नहीं ये मैं नहीं पहन सकती, फलाना नहीं कर सकती। तो जब आप इतनी नई आप फलाना करेंगे तो फिर लोग आप किसी और को ले लेंगे ना, जो रिव्यू कर देगा, जिसको अपने परवाह नहीं है ना आगे ना पीछे किसी की। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि मैंने सफर तो नहीं कहूंगी, मैंने उसका थोड़ा सा मुझे नेगेटिव इफेक्ट हुआ था मेरे करियर पे। ऑब्वियसली जब आप इतनी चीजें मना करते हैं तो आपके फाइनेंसेस भी खराब होते हैं, और फिर आपको वो वाली चीज लोगों से नहीं मिल रही होती कि जी अच्छा इन्होंने हमें मना कर दिया वाली बात। तो बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड एंड थैंकफुल कि मैंने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसपे, जो हमारी सोसाइटी की लड़कियां हैं, हर कोई मॉडर्न मेरी तरह नहीं है कि गाड़ी चला के निकल जाएगा। पाकिस्तान में ऐसे रिमोट जगह हैं जहाँ पे एक ही टीवी है और पूरा खानदान एक ही टीवी के सामने देखता है टीवी आज। बिल्कुल। तो मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी वजह से कोई लड़कियां खराब हो या उनको हो कि हाँ यार वो पहन सकती हैं या वो ये कर सकती हैं तो हम भी करेंगे, इसलिए मैंने कभी इस मामले में मुझे कभी रिग्रेट नहीं हुआ। एंड आई फील मेरे फैमिली ने भी कभी मैंने कोई ऐसा काम ही नहीं किया, बल्कि सफर ही किया इस मामले में कि उनको कोई इस तरह की प्रॉब्लम या तकलीफ हो। बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं इस पे ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसी वजह से माशाल्लाह से आपकी सब लोग इज्जत करते हैं। और फेम सब कुछ नहीं होता, फेम वो होना चाहिए जो इज्जत के साथ हो। तो हम सब लोग आपकी इसी वजह से रिस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा करते हैं। और मैं आपसे बेसिकली ये सवाल करना भी चाह रही थी, मुझे अच्छी तरीके से अंदाजा है कि 90s में जब आप इतने पीक पे थी तो डेफिनेटली आपको बहुत सी मूवीज ऑफर हुई होंगी, जिसका भी आपने जवाब दिया कि आप उसको सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती थी कि ड्रेसिंग वगैरह का कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। वो उस तरह के देखिए मुझे डांस करने में कोई वो नहीं, मैं शादियों में जो भी मेरी शादियां दोस्तों की हो, घर वालों की, किसी की भी, मैं सबसे आगे होती हूँ और एक जो लेटेस्ट गाना होता है उसी पे डांस करती हूँ हमेशा। लेकिन जो मैं डांस सोचती थी कि यार ऐसी फिल्मों में अगर मुझे मौका मिले तो चलो मैं करूँ, लेकिन जो वो डांस डायरेक्टर मुझे वो गंदे वाले स्टेप बोलता था ना, वो स्टेज और वो जो आई एम सॉरी जो कौन सा हुस्न बाजारे हुस्न टाइप के जो स्टेप्स हैं वो मैं नहीं कर सकती और वो करने भी नहीं चाहिए किसी को। अब उनमें और हम में देखिए फर्क तो है, वो एक अलहदा, मैं उनको बुरा नहीं कहूंगी, वो बेचारे अपने जैसे भी करते हैं काम, मजबूरी में करते हैं, तो बुरा नहीं कह रही, बट आई कैन नॉट टेक दैट लेबल कि अच्छा जी फिल्म में काम मिला है तो जो वो कह रहे हैं मैं आंख बंद करके कर लूं, तो मैं फिर वापस कराची आऊं तो फिर मैं कैसे मुंह दिखाऊंगी कि यार ये वाला स्टेप आपने क्यों किया, वाला टाइट कपड़े या जो भी गंदे कपड़े जो वल्गर टाइप के वो क्यों पहने। तो फिर मैं मूवी में भी मेरी उनसे झगड़ा हो रहा होगा, अगर मजबूरी में जायजी सेट है फलाना है अब तो आपको करना पड़ेगा, तो करना पड़ता, फिर क्या मैं कराची जाके किस मुंह से दिखाती है, अम्मी का फेस कैसे करती हूँ। राइट, आई हैव, लेकिन मैं चाह रही थी कि अच्छा काम हो। मैं जब देखती थी, सॉरी मैं इंडियंस की आपको थोड़ा सा मिसाल दे रही हूँ, उनकी शादियों के गाने इतने मजे के होते थे, घरेलू टाइप के, मैंने यार हमारे डांस ऐसे गंदे बॉडी पार्ट्स हिल रहे हैं और क्यों हिलाने पड़ रहे हैं, आपने क्यों हमारी कौम को ये गंदी चीजें दिखा के दिमागी तौर पे खराब किया। एग्जैक्टली।
20 साल आप लोग जो है गंदे गंदे मुजरे टाइप के जो गंदे गाने हैं वो एक कौम को आप दिखाए जा रहे हैं, उनके टोटे चल रहे हैं ये सिनेमास के अंदर। तो फिर आप उनकी सोच, जिसमें तालीम की कमी, हर चीज जो है सोच समझ की कमी, उसको आप ऐसी चीजें दिखा रहे हैं तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा, बताएं मुझे। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। कसूरवार ठहराऊंगी जो आजकल हो रहा है, कसूरवार ठहराऊंगी। आपने बिलो स्टैंडर्ड गंदी चीजें दिखाई फिल्मों के नाम पे। ये बड़ी अच्छी फिल्में बनती थी, निकालें अभी यूट्यूब में जाएं, देखें जरा, 2 डांस देखेंगे ना तो आपसे देखा नहीं जाएगा। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल ऐसे ही आम पब्लिक देखती थी। बिल्कुल। अच्छा, अभी आपने इंडिया की बात की, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आपका सबसे फेवरेट कौन रहा, हीरो या हीरोइन जो आपका मोस्ट फेवरेट हो? और कोई फिल्म अगर आप हमसे शेयर करना चाहें जो आपकी बहुत फेवरेट हो, ऑल टाइम फेवरेट, आप अभी भी देखती हैं उसको। एक तो मुझे आलिया भट्ट की वो बड़ी अच्छी लगी थी फिल्म हाईवे बहुत अच्छी लगी। आई थॉट उसके गाने, इट वाज वेरी नाइस। दूसरा मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत पसंद है, नो मोर इन दिस वर्ल्ड। उनकी इंटेलिजेंस वो से मुझे काफी मुझे बड़ा अच्छा लगता था वो। और बाकी रन ऑफ द मिल कोई ना कोई जो है फिल्में देख ही लेते हैं। सही। हाँ। अच्छा, अनीका वसीम का आपके लिए सवाल है। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम, और आप माशाल्लाह से मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज हैं, डिफरेंट फील्ड में आपने काम किया, सबसे ज्यादा खुद आपने किस में एंजॉय किया? मैंने सब में एंजॉय किया। जब तक मैंने एंजॉय किया ना महविश, तब तक मैंने किया। जब मैंने एंजॉय नहीं किया तो उसके बाद नहीं किया। सही। अच्छा, मूवीज भी आपने की हैं, तो मूवीज में काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? वैसे इसका जवाब दिया है, थोड़ा सा इनके लिए भी आप बता दीजिए। जी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, थोड़ा टायरिंग था बट अच्छा था। और जब आपने टीवी ज्वाइन किया था उस वक्त में और आज में क्या फर्क महसूस करती हैं आप? टाइम का फर्क है, ज्यादा चीजें, फैसिलिटीज बहुत आ गई हैं। उस टाइम पे फैसिलिटीज नहीं थी, वो एज ऑफ इनोसेंस थी, ये एज ऑफ कंपटीशन है। उस वक्त हम लोग एक दूसरे से रोज मिलते थे, किसी को ये नहीं होता था इसको कितने पैसे मिल रहे हैं, उसका मैनेजर क्यों आया है, इसको मैं बता दूंगा कि क्या होगा। We were like more like a fraternity, जो कि रेगुलर हम लोग मिलते थे। और बड़ा एक मासूमियत का दौर था, मैं कहूंगी। 90s था ना, जब तक मैंने काम किया। उसके बाद आ रहे सोशल मीडिया फलाना आना शुरू हुआ, तो फिर चीजें जो है वो कंपटीशन बढ़ गया, जेलसी बढ़ गई, बोझ बढ़ गया एक दूसरे के साथ। तो वो फिर टाइम के साथ चीजें बदलती हैं ऑब्वियसली। सही। और उनका ये भी कहना है कि आपने माशाल्लाह से इतने सारे ड्रामा सीरियल्स किए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स आपने किए, कोई ऐसा जो कि आज तक ना किया हो और करना चाहती हो? एक हंसमुख, जब भी हम आज के जमाने में किसी खातून को दिखाते हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, वो गाड़ी चलाती है, वो मॉडर्न है, सोच की बात कर रही हूँ, कपड़ों की बात नहीं कर रही, और उसके ख्यालात जो हैं वो एनिमल्स का भी ख्याल करती है, वो बाहर भी जाती है, दोस्तों से भी मिलती है, घर वालों का भी ख्याल रखती है, अम्मी के सामने इज्जत से मिलती है। ये मैं आपको सारी वो चीजें बता रही हूँ। ये क्यों नहीं दिखा सकते? ऐसे भी तो दिखा सकते कि एक मॉडर्न लड़की को आप हमेशा बदकिरदार क्यों दिखाते हैं, और एक शरीफ लड़की है उसको हमेशा मजलूम क्यों दिखाते हैं? घर में रहने पहले से बना लिया है कि थोड़ी सी मॉडर्न है ना, ओ जी बस इसका तो कैरेक्टर लूज है। नहीं है ऐसी बात। उसको कैरेक्टर लूज करने का उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। सही बात है। टाइम नहीं है आपके पास, ये कैसे हो सकता है? तो ये जो सोच है ना, ये इसको थोड़ी बदलने की जरूरत है। तो इस तरह का कैरेक्टर करना चाहती हैं जी? सवाल क्या था आपका? सवाल इन्होंने किया था कि इतने आपने कैरेक्टर्स किए हैं, तो अब कौन सा ऐसा है जो आप ये कैरेक्टर मैं करना चाहूंगी। और जरूरी नहीं है कि मुझे किसी की फुफी, नानी, चाची, भाभी या आंटी बनना है। जरूरी नहीं है। मैं एक इंडिविजुअल खातून का कैरेक्टर भी कर सकती हूँ। या मुझे खांसते हुए किसी की, जो कि मेरी और जो हीरोइन है उसकी उम्र में अगर
12 से 13 साल का फर्क है ना, तो मैं उसकी मदर बहुत मिसकास्टिंग हो गई है, और आजकल मिसकास्टिंग हो रही है ड्रामों में। मतलब हीरोइन और मदर में 12 से 13 या 14 साल का फर्क है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। वो 14 साल की जो माँ थी जब ये बेटी पैदा हुई है, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल हम कहाँ थे सच्ची में, जो क्या नाम है, ज़ैनब क़य्यूम है, बट ये कि मजबूरी आपको करना पड़ता है, बिकॉज घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? बिल्कुल। दिस वेरी वेरी बैड मिसकास्टिंग। आपको मदर्स के रोल के लिए एटलीस्ट 20 साल का तो फर्क होना चाहिए ना, कि भाई औरत की 20 साल की उम्र है, तो उसमें बच्ची पैदा हुई है, 20-25 की हुई है, 13 साल की उम्र में शादी हो गई और 14 में उसका बच्चा हो गया, ये कैसे हो सकता है? आप चाइल्ड मैरिज जो है वो मेरे ख्याल में प्रमोट कर रहे हैं। सही कह रही हैं आप। असमत आफरीदी ने सवाल किया आपसे कि हमारी बहुत ही प्यारी और बेहतरीन एक्ट्रेस मिशी खान को सलाम, और कतर में हम वेलकम करते हैं आपको। आपने अपने पहले ड्रामे उरूसा में धूम मचा दी थी और आपकी शानदार एक्टिंग को हमेशा याद रखा जाएगा। मेरे आपसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला सवाल कि आपकी ऑल टाइम फेवरेट पाकिस्तानी एक्टर और एक्ट्रेसेस कौन है? जी मेरी तो थी एक तो रूही बानो और एक खालिदा रियासत, और आजकल जो नई जनरेशन है उसमें मुझे सज्जल अली और युमना जैदी बहुत पसंद है। आई थिंक दे आर वेरी गुड एक्टर्स। और एक्टर्स में ज़ाहिर है उस टाइम आबिद अली साहब जबरदस्त। आज के जो एक्टर्स हैं दे आर वेरी गुड, आई मस्ट से दैट। एक जो वहाज है, एक लड़का वहाज बिल्कुल आई थिंक वहाज इज वेरी गुड, एंड बिलाल अब्बास खान। बिल्कुल मेरा जो फेवरेट ड्रामा मैं कहूंगी ना, जो मैंने एज एन एक्टर बड़े ईगरली देखा, जिसमें कहूंगी परफेक्ट डायरेक्शन, परफेक्ट बैकग्राउंड स्कोर, परफेक्ट एक्टिंग, परफेक्ट एडिटिंग, मतलब सारा कुछ परफेक्ट था। वो बला था ड्रामा, बला राइट, बिल्कुल जबरदस्त खत्म। मुझे भी बहुत पसंद आया था। अच्छा, इन्होंने कहा कि आपका फेवरेट डायरेक्टर और राइटर कौन है जिसके साथ काम करने की हमेशा ख्वाहिश रहती है? यार एक जो डायरेक्टर है आजकल, बदर महमूद, जिन्होंने बला ड्रामा डायरेक्ट किया था, मुझे बहुत उनकी डायरेक्शन पसंद आई। बाकी जो राइटर्स हैं उनमें आई थिंक उमैरा अहमद बहुत अच्छा लिखती हैं उनके साथ। सही। और फसी बारी खान बिल्कुल। अच्छा, शोबिस की दुनिया में आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कोई है? ओके। और पाकिस्तान के फ्यूचर को आप कैसा देख रही हैं? मैं तो अच्छा ही देखती हूँ, पता नहीं होता क्या है, हम तो अच्छा ही देख रहे हैं, लेकिन हम उस पृथ्वी पे नहीं है जहाँ पे ज्यादा अच्छा व्यू नजर आए पाकिस्तान का। सही। आपका सबसे फेवरेट सिंगर, 3 नाम इन्होंने दिए हैं, उसमें से आपको एक चूज करना है, सज्जाद अली, आतिफ असलम या फिर अली जफर? आतिफ असलम राइट। कहते हैं थैंक यू सो मच मिशी खान। हमें कट करूंगी, आतिफ असलम मुझे तब से मेरे ऑल टाइम फेवरेट हुए जब से उन्होंने मैं सोचती थी कि जो ये अमजद साबरी हैं, इन्होंने बेहतरीन पढ़ा, अल्लाह उनको जन्नत पे जगह दे, लेकिन जो बाद में आतिफ असलम ने ताजदार हरम पढ़ दिया ना कोक स्टूडियो में, कमाल कर दिया। वाकई बिल्कुल। मैंने बहुत बहुत शुक्रिया भी आपका अदा किया है असमत आफरीदी ने। अच्छा, अब मैं आपको एक वर्ड दूंगी, उस पे जो भी आपकी राय है और जो आप उसके बारे में कहना चाहती हो तो वो हमसे शेयर कीजिएगा। सबसे पहला, उरूसा। लव, प्यार। अली हैदर। फ्रेंड। हुमा नवाब। फ्रेंड। सोशल मीडिया। कॉम्प्लिकेटेड। पीटीवी
रिस्पेक्ट। औरत मार्च, कैसे देखती हैं आप फेमिनिज्म को? आपका मतलब अगर मैं आपकी डेफिनेशन पूछूं, आजकल पाकिस्तान में बड़ी एक है इस बात का हमेशा शोर मचा हुआ होता है, अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो खवातीन के वो कौन से राइट्स हैं उनको जो मिलने चाहिए और कौन से आपको गलत लगते हैं? देखिए मैं फेमिनिज्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसको मिस यूज करना वो बहुत गलत है। अब आप टांगे खोल के बैठना चाहें कि जी लो मैं बैठ गई, तो दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में जो औरतों के बैठने का या आदमियों के बैठने का स्टाइल है ना, वो टांगे खोल के कोई भी नहीं बैठता। आप बाहर के मुल्क में बैठेंगे ना, वो आपको कहेंगे पता नहीं कौन जंगली आ गया है। एटिकेट्स होते हैं, मैनर्स होते हैं। कौन टांगे खोल के बैठना चाहे? कौन सी लड़की चाहेगी कि वो टांगे खोल के बैठे? मैं तो नहीं चाहूंगी। आई कांट प्रमोट दिस, आई एम सॉरी, मैं बिल्कुल इसको प्रमोट नहीं करूंगी। आप जो कोर इश्यूज हैं औरतों के, और जो औरतें खड़ी होके प्लेकार्ड लेके खड़ी हैं, उनको वो इश्यूज नहीं है। तो मॉडर्न है, वो तो घर से निकलती हैं, वो तो बाहर जाती हैं, रेस्टोरेंट्स में बैठती हैं, कॉफी पीती हैं मेरी तरह। अब मैं आज कहूँ कि मैं मजलूम औरत तो नहीं हूँ ना। आप जो ऑलरेडी मजलूम हैं उनको साथ लेके खड़े हो ना, उनको लाएं, वहां से जाएं, चार को बिठा के लाएं कि यार ये वो औरतें, इसका मियाँ इसको गाँव में मारता है, इसका मियाँ जो है वो उसके साथ ज्यादती करता है, इसका मियाँ जो है वो नशेई है, वो उससे काम करवाता है। उनको राइट्स दिलवाएं। आपको कौन से राइट्स की जरूरत है? मतलब वो क्या नाम है, मारवी सरमत जो है, क्या खातून है। आई एम सॉरी टू से, कैसे वो कैसे? देखिए, एक औरतों का एक डेकोरम, एक रिस्पेक्ट होती है। यू कांट से जो जी मैं बैठ गई टांगे खोल के, खुदा के वास्ते, आई एम नॉट इन फॉर दैट। और ये स्टूपिड किस्म के प्लेकार्ड और उनके साथ नहीं हूँ मैं। रियल कोर इश्यूज जो कि औरतों के हकूक जिनको नहीं मुयस्सर, उनके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल, हमें तो माशाल्लाह से आपके सामने जूम पे बैठी बातें कर रही हूँ, अब मैं मजलूम बन जाऊँ? किस बात की कमी है? अच्छा, जिससे भी बात होती है उसकी बिल्कुल आप वाली राय होती है। मुझे समझ में नहीं आता ये कौन सी खवातीन है जो हमें औरत मार्च वगैरह में नजर आती हैं। यार ये पेड खवातीन है, ये एजेंडा डिफरेंट है, ये ग्लोबल, अभी मैं उस पर बात नहीं कर सकती। ये ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ना, ये उसके करिंदे छोड़े हुए इन्होंने हर जगह पे। ये वो एक शोशा छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें 10 खवातीन बिल्कुल ठीक है, 2 जो है उन्होंने वो शोशा छोड़ना होता है। वो नहीं होता जो पूरा एक जो है लोगों का कन्वेंशन ठीक हो रहा है, एक आदमी की वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है, तो आता पाई कौन आदमी वो शर फैलाने वाला। तो ये एक और एजेंडे से चीजें हो रही हैं, टू एक्सेप्टेबिलिटी फॉर एवरीथिंग। जी हम नंगे कपड़े पहने तो आप क्यों देख रहे हैं हमें? भाई वो आदमी क्या आंखों में सरिया डाल ले, देखेगा वो। बिल्कुल सही बात। आप उसे मना मत देखो, मुझे सही बात है। अच्छा, आप सोशल मीडिया पे काफी मैंने आपकी वीडियोस देखी जो आप अवेयरनेस के लिए बनाती हैं, तो उसके पीछे आपका क्या आपने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। मेरा इतना अकाउंट था, मेरे ऑर्गेनिक 28,000 फॉलोअर थे। अभी 2 हफ्ते पहले मेरा अकाउंट हैक हुआ, मिला ही नहीं। अभी दोबारा से मैंने वो, बहुत दुख हुआ मुझे। हाँ, वो मैं बनाती हूँ अवेयरनेस पे, सोशल इश्यूज के ऊपर, राइट। वो मैं देखती हूँ और मुझे काफी अच्छी भी लगती है। तो उसके पीछे मतलब क्या आपकी सोच क्या है? लगता है आपको सोशल मीडिया का ये वाला इस्तेमाल जो है वो बेहतरीन है और इसको इस तरह से यूज करना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं यार। मैं हर वक्त मेकअप तो मैं सिखा दूं, वो तो सारी दुनिया ही सिखा रही है मेकअप। सारी दुनिया ही आपको कपड़े के डिजाइन दिखा रही है हर शो में। तो somebody needs to talk about something real also ना। अब मेरी एक ग्लैमरस तस्वीर अगर 2 छपी हैं मेरे इंस्टाग्राम के हैंडल के ऊपर, तो 2 की पोस्ट भी आनी चाहिए ना। एग्जैक्टली। You're all a woman ना, या all a person। तो खाली अब मैं अपनी बेस्ट पिक्चर्स के, अच्छा मैं खूब डिफ्यूज वो यूज कर रही हूँ फिल्टर्स करके लोगों को। आई एम अ रियल पर्सन, क्योंकि मैं एक शो लाइव होस्ट करती हूँ। तो मुझे वो कि जी मेरी नाक यूं आएगी तो मेरे बाल यूं आएंगे तो मेरी धब्बा आएगा, नहीं। आई एम अ रियल पर्सन। आई कनेक्ट विद पीपल। जब मैं कनेक्ट विद पीपल तो मैं उनके लिए अवेयरनेस वीडियो क्यों ना बनाऊं?
सोशल इशू पे क्यों आवाज उठाऊं कि मैं चुप कर के बैठ रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, किसी के सामने बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मतलब लोगों को ना एक्चुअली लोगों के सामने अच्छा बनने की बड़ी एक चुल होती है। एवरीबॉडी प्रेज देम, हर कोई उनकी तारीफें करे। देखें, हर कोई जो तारीफ करेगा, फिर आपका फायदा क्या दुनिया में आने का? बद तारीफ ही करने वाले भी तो होने चाहिए, जो पीठ पीछे आपकी बद तारीफ करे आपके अच्छे काम के ऊपर। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, लास्ट में वही रिक्वेस्ट कि अगर आप एक गाना अपना कोई हमें गा के सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा। नविश, खुदा के लिए कुछ और बोल दें मुझे, मैं गाना तो कभी नहीं सुनाऊंगी। इतने अच्छे आपके वो सॉन्ग्स हैं, तो अगर थोड़ा सा अगर आप हमें एक दो लाइन फिर भी कुछ और बोल दो ना, कुछ और गाना नहीं गा। अजीब घुटरे जैसी आवाज हुई है कि मुझे ना, एक बाल मैंने उसको कैसे खोले थे और अच्छे वाले मैं बंद कर लेती तो ज्यादा अच्छा था। जी। अच्छा, एक और सवाल जो आपके लिए आता है सबका, वो ये कि माशाल्लाह से आपने अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। आप बहुत अच्छी स्मार्ट बिल्कुल जो है ना प्रॉपर्ली हमें नजर आ रही होती है हमेशा। तो इसके पीछे क्या सीक्रेट है? इसके पीछे एक तो मेरे वालिदैन की जीन्स है, जेनेटिक, एक मुझे अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा नवाजा है। दूसरा ये कि मेरी वालदा जो है और हमारे घर में खाने के ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है। हम ऐसे ही खड़े होके नहीं खाना खा लेते, हम उसकी पहले तरद्दुद करते हैं, उसका सलाद बनाते हैं, रायता, दही, सालन नहीं भी हो तो। डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं और सब ऑर्गेनिक खाते हैं। कोई ऐसा नहीं कि मैं हर वक्त जो है किसी रेस्टोरेंट में, मैं तो सबको कहूंगी प्लीज अपने पैसे और हेल्थ ना बर्बाद करें रेस्टोरेंट्स में जा जाके। हर दूसरे दिन कोई ना कोई रेस्टोरेंट सील होता है, बिकॉज यहाँ वहाँ पे मरे हुए जानवरों का गोश्त दिया जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं नहीं ट्रस्ट करती 2 साल 3 साल से। मैं कहीं कॉफी पीने चली जाऊंगी, मैं कहीं वो करने डिजर्ट खाने चली जाऊंगी। एक सेकंड, सॉरी, 1 मिनट, ये क्या हो गया? मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं वो डाइट अच्छी। दूसरा ये कि मैं आपको सही बात बताऊं, देखिए मेरी ना शादी हुई 1, ना मेरे बच्चे हुए, तो मेरी बॉडी में चेंजेस कोई नहीं आए, हार्मोनल चेंजेस नहीं आए, हार्मोनल डिसबैलेंस नहीं हुआ। तो जब आप एक चीज को छेड़ते ही नहीं है तो फिर वो ठीक रहती है ना। समझे ना आप? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत, देखिए मदरहुड जो है एक औरत को पूरा चेंज कर देती है। आप सोचे एक जिंदगी आपके अंदर पलती है और फिर जाहिर हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, सब कुछ होता है, तो उसकी वजह से शायद मैंने जो एजिंग जो प्रोसेस है वो स्लोली चल रहा है। और मैं एक बात बताऊं, मैं ना टेंशन नहीं लेती, ना मैं कोई स्लीपिंग पिल्स खाती हूँ। मुझे अगर नींद ना आ रही हो ना, मैं जागती रहती हूँ, मैं कोई ना कोई काम कर रही होती हूँ। जब नेचुरली नींद आती है तो मैं सो जाती हूँ। आजकल हर दूसरा बंदा जो है ना, मुझे नींद नहीं आ रही, एल्प खा लो, एल्प खा लो, एल्प खा लो। खुदा के लिए ये सारी जो चीजें है ना, ये आपको एडिक्शन की तरफ ले जाती हैं। तो नहीं नींद आ रही, कोई बात नहीं, कोई काम शाम करे, नींद आ जाएगी, हो जाएंगे। पूरा गोली खा के सोना है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। काम बहुत करती हूँ और मैं आई डोंट हैव अ हेल्पर। लोग सोचे होंगे मेरे कुछ 4-5 हेल्पर होंगे ना, मेड्स भी मेरी फलाने, मैं सारे काम, क्योंकि ये मेरी जो ट्रेनिंग है, ये मुझे एमिरेट्स एयरलाइन जिनके साथ मैंने काम किया, उन्होंने मेरे सारे बल पे निकाल दिए 7 साल में। तो भाई खुद काम करना है सारा, हमने भी खुद किया। इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपके जोड़ भी ठीक रहते हैं, आपकी बॉडी भी फिट रहती है और आप किसी के मोहताज नहीं होते कि हाय आज कपड़े धोने वाली नहीं आई, आज फलानी नहीं आई, आज काम कैसे करेंगे। लोग मोहताज हो गए हैं इन लोगों के, खुद करते ही नहीं काम। आपसे बात करके बहुत मैंने एंजॉय किया, बहुत मजा आया। और मुझे सबसे अच्छी बात आपकी लगी कि जो हम आपकी पर्सनालिटी की हमेशा से देखते आ रहे हैं, जो हमने ऑब्जर्व किया है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, कोई भी बात ऐसे दिल में नहीं रखती, जो होता है आप कह देती हैं, बिल्कुल बनावट नहीं है आपके अंदर। तो अब जाते जाते मैं चाहूंगी कि आप हमारे जितने भी लिसनर्स हैं, आप जितने फैंस हैं आपके कतर में, तो उनके लिए कोई मैसेज अगर देना चाहें तो। बिल्कुल, आपका बहुत शुक्रिया महवेश, आपने बड़ा अच्छा इंटरव्यू लिया, बड़े अच्छे आपका
स्टाइल है। ऑल द बेस्ट, आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं और आपने मुझे इतनी दूर से कॉल की। ये मैं बता दूं कि मैं कुवैत आ चुकी हूँ। कतर कुवैत है ना, सही बोल रही हूँ ना? नहीं, कतर पास में ही है, और मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगी कि आप कतर भी जरूर विजिट करें। जी, दोहा में आ चुकी हूँ। सॉरी, कुवैत लाइक उधर भी एक शो था, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जितने कतर में पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको मेरा खास सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेज मैं सच नहीं, मैसेज तो देखिए मैं खुद अभी लर्निंग प्रोसेस में हूँ। बस ये जरूर कहूंगी कि 3 चीजें अगर हमारी कौम में आ जाए ना तो हम दुनिया में नाम भी कमाएंगे और हमारी इज्जत भी होगी। एक तो सच बोलना, दूसरा दयानतदारी, तीसरा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना। देखिए, जुल्म देखना की वीडियो बनाना, उतना ही गुनहगार आप होते हैं जितना जुल्म करने वाला होता है। जब आप हाथ नहीं रोकते, आप किसी को मार पड़ते देख रहे होते हैं और आप तमाशबीन की तरह खड़े होके जो है ना लोग वीडियोस बना रहे होते हैं। इसका मुझे बहुत दुख होता है कि जी हम फंस जाएंगे फला। देखिए, फंसना आपको उस वक्त फंसने की आपको इशू है तो अल्लाह ताला जब आपसे पूछेंगे कि भाई तुम फलाने ढमके को मरता हुआ देख रहे थे, लोग उसको मार रहे थे, तो तुमने उसका हाथ नहीं रोका, क्यों नहीं रोका? बिल्कुल गच होगी आपको। तो आप पुलिस की पूछगछ से डरते हैं और आप अल्लाह की पूछगछ से कि आप खड़े देख रहे हैं, फुटपाथ पे लोग गिरे हुए होते हैं, जख्मी होते हैं, लोग खड़े देख रहे होते हैं। मुझे तो आज तक ये चीज समझ नहीं आई। तो सच बोलना सीखें। हाँ, ऐसा सच ना बोलें जिससे किसी को तकलीफ हो, ऐसा सच ना बोलें कि किसी का घर टूट जाए, ऐसा सच ना बोलें कि किसी में आपस में लड़ाई हो जाए। हाँ, लेकिन ऐसा सच जरूर बोलें जो आपको मजबूत करे, आपको ताकतवर करे और आप लोगों के लिए एक मिसाल बने। हम लोग कितने वो होते हैं, मेरा बॉस ना ज्यादा अल्लाह ताला आपको अकेले में देख रहे होते हैं कि आप गलत काम कर रहे हैं, आप बदयांती कर रहे हैं, आवट कर रहे हैं, तो उसका हिसाब तो होगा और बड़ा सही वाला हो। बस ये चीजें अगर है ना, टाइम की पाबंदी, जो मुंह से निकली हुई बात कहते हैं, जो मुंह से निकली हुई बात होती है ना महविश, वो समझ लें आपको हर कोई तो पेपर नहीं साइन करते ना। आप मुंह से अगर कोई चीज निकालें तो वो पूरी करें, वरना ना निकालें। किसी से वादा करें, पूरा करें। किसी को कहे मैं कॉल बैक करूंगा, करें कॉल बैक। किसी को कोई काम आपने कहा हाँ यार मैं ये कर दूंगा, नहीं कर सकते उसी वक्त कह दे यार सॉरी मैं नहीं कर सकता। बजाय किसी को आपने लारे पे रखा हुआ है 10-10, 20-20 दिन, महीनों तक, हाँ यार तुम्हारा काम हो जाएगा, दूसरा आस में बैठा हुआ है। तो ये चीजें है ना, प्लीज आप लोग, ये हम पाकिस्तानियों में बड़ी कूट के भरी हुई है। झूठ तो रोज बोलते हैं, फिर कहते हैं जी बच्चों को तो आप ही सिखाते हैं, उनके सामने आप बोलेंगे वो भी आगे बोलेंगे, फिर नस्ल दर नस्ल झूठ चलता जाएगा। तो सच में बड़ी ताकत है, झूठ के कोई पाँव नहीं है और आप एक वीक इंसान होते हैं। और देखिए, बुढ़ापे में जाके अल्लाह को याद करना और फिर अफसोस करना, तो वो तो फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना महविश। आपको सीधा रास्ता है, फिर आपको सर पे ही दुपट्टा लेना होता है। यंग एज में आप ये चीजें करें ना, मिसाल बने। बिल्कुल, आप यंग एज सारे खुराफात कर रहे होते हैं, दिन ब दिन आपको हर कोई करता है, लेकिन उस बार बार नहीं करता, करके यार कहते नहीं यार गलती होगी, चलो अब आइंदा नहीं करेंगे। करते करते 40 साल, फिर जब आपकी बॉडी और आपके दिमाग में सकत नहीं होती और आपकी टांगें कांपने लगती हैं, फिर आपको अल्लाह ताला याद आते हैं, फिर आप सारे दुनिया के परहेजगार बन जाते हैं। तो इसी टाइम पे गलत काम से हाथ उठा लिया करे ना। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त मैसेज। बस बाकी मैसेज तो कोई नहीं, बाकी सारे काफी समझदार लोग हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं जरूर आपसे ये भी कहूंगी कि दोहा अगली दफा आए तो हमसे जरूर मिलिएगा। नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप भी हो रहा है, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि आप यहाँ पे शिरकत करें और हमें आपसे मिलने का मौका मिले। नहीं, इंशाल्लाह जरूर। आपका पाकिस्तान आना हो, इस्लामाबाद आना हो, मैं भी शो मोर देन वेलकम। सॉरी, वो बीच में थोड़ी सी हमारी वो हो गई थी मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंटरव्यू, उसके लिए आई एम सॉरी अबाउट दैट। मैं सारा वक्त जो है ना वो गाड़ी चला रही होती हूँ, तो मुझे ना गाड़ी चला के मेरे जो पट्टे हैं ना वो बिल्कुल सुन हो गए हैं। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था।
आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है वो फौरन टाइम भी दिया हमें, तो इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि आप बात करके बहुत अच्छा लगा और लोग आपको सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, लोगों की बड़ी ख्वाहिश है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू महविश, अपना बहुत ख्याल रखें, लिसनर्स को मेरा खास सलाम, सेहत का ख्याल रखें और टेक केयर। थैंक यू एंड खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।